हेलो स्टूडेंट्स, वीके फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था गाउस का नियम। आज हम पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें आवेशित तार के कारण देखेंगे, प्रत के कारण देखेंगे और गोले के कारण देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे वीडियो के नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहले हम देखेंगे अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माना अनंत लंबाई के आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। हम किसी भी आवेशित तार मतलब 1D के लिए हम रेखीय आवेशित घनत्व लैम्ब्डा मानते हैं। आवेशित तार के लंबवत r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। जो आवेशित तार है उसे r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए बिंदु P से गुजरते हुए r त्रिज्या एवं l लंबाई के एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी होती है। तो हम उस P बिंदु से गुजरते हुए और l लंबाई के एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तो समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव तार के लंबवत दूर की ओर होती है। समरूप आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव तार के लंबवत दूर की ओर होती है। इसका मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा तार के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई इस तार से लंबवत बाहर की ओर। तो अब डायग्राम को देखते हैं। सबसे पहले हमने एक तार लिया, आवेशित तार, जिस पर प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश कुछ भी मान सकते हैं। तो इस पर प्लस क्यू आवेश है। तो इससे r दूरी पर एक बिंदु P माना और इस P बिंदु से गुजरते हुए हमने एक L लंबाई, ये L लंबाई का गाउसियन पृष्ठ की रचना की। गाउसियन पृष्ठ एक गोलाकार बेलनाकार पृष्ठ होता है। तो इसके 3 पृष्ठ होते हैं, एक तो S1, एक S2 और एक S3। मतलब ये नीचे का भाग, ये ऊपर का भाग और ये बीच का भाग, 3 पृष्ठ हो गए इसके। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इस r दूरी के सापेक्ष ही E वेक्टर है। मतलब इस आवेशित तार से लंबवत r दूरी पर स्थित बिंदु P से जो रेखा गुजर रही है उसी के सापेक्ष E वेक्टर है। और ये इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया, जहाँ से E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश के मध्य थीटा का मान 0 डिग्री है। मतलब दोनों एक ही दिशा में है। और यहाँ पर देखते हैं तो E वेक्टर इस दिशा में और क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में। क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो ये इसका पृष्ठ हो गया, इसके लंबवत हो गया ये बाहर की ओर, और E वेक्टर इस साइड में हो गया। तो इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी E वेक्टर और DS वेक्टर के मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश लैम्ब्डा बराबर Q/L। तो पहले हमें ये देख चुके हैं कि किसी भी पृष्ठ आवेश घनत्व निकालने के लिए हमें आवेश बटे लंबाई यूज में लेते हैं। तो ये आवेश यहाँ पर Q हो गया और लंबाई L है। तो लैम्ब्डा बराबर Q/L। तो हमें Q का मान चाहिए, तो Q का मान चाहिए तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो Q = लैम्ब्डा L, ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब देखते हैं गाउसियन पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स। अब इसका विद्युत फ्लक्स देखेंगे। तो विद्युत फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है φE = समाकलन E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। तो φE, तो यहाँ पर 3 पृष्ठ हैं, S1, S2, S3। तो हम तीनों के लिए अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले S1 के लिए, तो S1 के लिए EDS cos θ, उसी प्रकार तीनों के लिए EDS cos θ और EDS cos θ। तो S1 पृष्ठ के लिए हो गया, ये S2 के लिए हो गया और ये S3 के लिए हो गया। तो गाउसियन पृष्ठ में S1 व S2 के लिए E वेक्टर व DS वेक्टर के मध्य कोण 90 डिग्री है, जबकि S3 के लिए 0 डिग्री है, जो हमने
अभी बताया है, इसके लिए 0 डिग्री है और इन दोनों के लिए 90 डिग्री है। तो हम कोस थीटा का मान इन दोनों के लिए 90 डिग्री रख देंगे और इसके लिए 0 डिग्री रख देंगे। तो 90 डिग्री कोस 90 डिग्री का मान होता है 0 और कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो इन दोनों का मान तो 0 हो गया और इसका मान 1 हो गया। तो 1 रखने पर EDS बच गया है यहाँ पे। तो EDS, तो ई में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा बल्कि क्षेत्रफल सदिश समाकलन के साथ चेंज हो रहा है। तो इस केवल इस DS का समाकलन होगा। तो ई तो ऐसा आ गया और DS ये क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल ये अल्फांश क्षेत्रफल है, ये इसके लिए अल्फांश क्षेत्रफल के लिए हमने निकाला है। तो इस पूरे क्षेत्रफल के लिए निकालने के लिए हम इसका समाकलन कर रहे हैं। तो इसका पूरा गाउसियन जो पृष्ठ है इसका पूरे का समाकलन करेंगे। तो इसका समाकलन का मतलब हो गया इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 2πrl। तो इस मतलब बेलन का क्षेत्रफल 2πrl हो गया इसका पूरे का। तो ये आ गया 2πrl। तो ये एक बेलन का क्षेत्रफल होता है। तो गाउस के नियम से phi E = Q/ε0। समीकरण 1 से मान रखते हैं। समीकरण 1 से Q का मान हो गया λl। तो यहाँ पर Q का मान रख देंगे λl। तो यहाँ पर Q का मान रख दिया λl और ε0 ऐसा का ऐसा रह गया। अब समीकरण 2 व 3 की तुलना करते हैं। अब समीकरण 2 में क्या था? समीकरण 2 में भी phi E का मान था और समीकरण 3 में भी phi E का मान है। तो इन दोनों को बराबर कर देंगे। तो अब इन दोनों को बराबर कर दिया। तो समीकरण 2 में था E × 2πrl और समीकरण 3 में है λl ε0। तो इन दोनों को बराबर कर दिया। अब इन दोनों को बराबर कर दिया तो L से L कट गया, बचा क्या? यहाँ पर λ और ε0 और इधर बचा 2πr। E को तो इस साइड में रख लेंगे, हमें E का मान तो निकालना है। तो λ/2πε0r। तो ये विद्युत क्षेत्र का मान आ गया 2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर। अब इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर तो हो गया 2λ और नीचे हो गया 4πε0r। तो ये 2 से इसलिए गुणा करते हैं कि ये 4πε0 बन जाए, क्योंकि ये 1/4πε0 k का मान होता है। तो हम यहाँ पर k रख सकते हैं। तो 2kλ/r। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया एक आवेशित तार के कारण। और ये 1/r के समानुपाती है, मतलब इसकी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती हो गया या 1/r के समानुपाती बोल सकते हैं। तो E समानुपाती 1/r। अब इसके बीच में ग्राफ देखते हैं E वेक्टर और R वेक्टर के मध्य। तो ग्राफ इस प्रकार है, जैसे जैसे हम या तो क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अगर क्षेत्रफल का मान विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है तो यह त्रिज्या का मान इस तरह डिक्रीज है और जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो ये हाई होता जा रहा है। तो समान आवेशित समतल परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो अब देख लिया हमने तार के कारण, अब देखते हैं परत के कारण। तो माना समान आवेशित समतल परत के लिए पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। पहले हमने लैम्ब्डा लिया था आवेशित तार के कारण, अब पृष्ठ के लिए हम सिग्मा का यूज करेंगे। तो आवेशित परत के लंबवत r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। जैसे तार के लिए देखा था उसी प्रकार हम परत के लिए देखेंगे। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ लैम्ब्डा की जगह यहाँ पर सिग्मा आ जाएगा। तो 2r लंबाई एवं S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। अब 2r लंबाई लेंगे, पहले हमने L ली थी। अब 2r लंबाई और S अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तो समतल आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के लंबवत होती है। मतलब समतल आवेशित परत है तो उसका विद्युत क्षेत्र की दिशा उस परत के लंबवत होती है। परत ये हो गई तो इसके लंबवत बाहर की ओर होगी या अंदर की ओर होगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा या तो इस साइड में होगी या इस साइड में होगी। अब डायग्राम से देखते हैं। यह आवेशित परत है जिस पर प्लस क्यू आवेश है। तो इसके लिए एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे जिसकी लंबाई तो हो गई 2r, जो यहाँ से यहाँ तक ये इस साइड से आ रही है और
ये परत को भेजती हुई इस साइड जा रही है, मतलब परत इसके बीच में है। ऐसा नहीं है कि ये बाहर की तरफ है। देखो मैंने यहाँ पर डॉट डॉट दर्शाया हुआ है, मतलब ये उस साइड में है और यहाँ से बाहर की ओर दिख रही है हमें। तो इसके भी 3 पृष्ठ हैं, S1 और S2 और S3, मतलब ये बीच वाला S3 हो गया। तो जैसा कि उस बन रहा था उसी प्रकार इसमें भी E वेक्टर और DS वेक्टर के मध्य यहाँ पर 0 डिग्री 0 डिग्री और इस यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। उसमें यहाँ पर बन रहे थे दोनों में 90 डिग्री और यहाँ पर 0 डिग्री। तो यहाँ पर इसमें तो 90 डिग्री और यहाँ पर 0 डिग्री बन रहा है E वेक्टर और DS वेक्टर के मध्य, क्योंकि इसमें E वेक्टर और DS वेक्टर दोनों की दिशा समान है इस साइड में। तो अब देखते हैं गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। तो गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश देखने के लिए हमें सबसे पहले सिग्मा का मान निकालना होगा। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एस, मतलब आवेश बटे क्षेत्रफल। तो क्यू का मान निकालने के लिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्यू इक्वल टू सिग्मा एस। पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स। अब फ्लक्स देखेंगे तो फाई ई इक्वल टू समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये क्लोज समाकलन हो गया, मतलब बंद पृष्ठ के लिए। तो फाई ई, इसके 3 पृष्ठ हैं S1 S2 S3, तो तीनों के लिए अलग अलग देखेंगे। तो यहाँ पृष्ठ S1 और S2 के लिए थीटा का मान 0 डिग्री है, जबकि S3 के लिए थीटा का मान 90 डिग्री बन रहा है। तो ये इन दोनों के लिए तो 0 डिग्री हो गया और इसके लिए 90 डिग्री, तो इसका मान रख देंगे हम यहाँ पर। तो इन दोनों के लिए 0 डिग्री हो गया है, इसके लिए 90 डिग्री है। तो 0 डिग्री वालों के लिए तो कोस थीटा का मान 1 हो जाता है, तो इन दोनों के लिए तो 1 हो गया और इसके लिए 0 हो गया, 90 डिग्री का मान 0 हो गया, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो ये EDS और EDS दोनों बचे। तो अब E बाहर निकाल लिया और S1 DS, तो E को तो बाहर निकाल लिया, अंतर समाकलन में बचा DS क्षेत्रफल सदिश, ये क्षेत्रफल। तो ये अल्पांश के लिए था, पूरे के लिए हम समाकलन कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा S। तो यहाँ पर इसका मान भी रख सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम मान नहीं रखेंगे, यहाँ पर एस रखेंगे 2ES। तो ये एक तो ये और एक ये दोनों जुड़ गए तो 2ES हो गया। तो गाउस के नियम से फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब दोनों को, तो इसका मान तो था, क्यू का मान रख दिया यहाँ पर सिग्मा एस एप्सिलॉन नॉट, जो पीछे में निकाला था। समीकरण 2 और 3 की तुलना करते हैं। अब ये दोनों में फाई ई का मान है, तो हम दोनों की तुलना करते हैं, मतलब इनको बराबर रखते हैं। तो इनका यहाँ पर तो 2ES है फाई ई का मान, और यहाँ पर हो गया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम ई का मान निकाल लेंगे, और ई का मान निकालने के लिए एस से एस कट गया और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो ये सदिश रूप में देखते हैं, तो सदिश रूप में जैसे वेक्टर लगा दिया और यहाँ पर एन के, मतलब ये दिशा को व्यक्त कर रहा है, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को एन के व्यक्त कर रहा है। एन के का मतलब होता है इकाई सदिश, मतलब कोई सी भी दिशा हो सकती है। ये यहाँ पर कोई एन कैप का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई फिक्स दिशा नहीं है। एन कैप सभी दिशाओं को व्यक्त करता है, तो सभी दिशाओं को व्यक्त करने के लिए एन कैप एकांक सदिश का यूज करते हैं। तो ये इकाई सदिश या एकांक सदिश बोल सकते हैं इसको। और इसके मध्य ई वेक्टर और आर वेक्टर के मध्य ग्राफ बन गया, ये एक समतल रेखा के रूप में बन गया। मतलब जैसे जैसे ये वेक्टर का मान बढ़ेगा तो आर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पर आर है ही नहीं तो इसका आर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जहाँ एन के परत के अभिलंबित दिशा में इकाई सदिश है, तो ये अभी हमने बता दिया है कि ये इकाई सदिश है अभिलंबित दिशा में। अब देखते हैं समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या खोखला गोला। खोखले गोले के लिए देखते हैं, तो माना आर त्रिज्या के गोलीय कोष को क्यों आवेश से आवेशित किया गया है। तो यहाँ पर बता दूं आपको, ये आर त्रिज्या का गोला है और इसे क्यों आवेश से आवेशित किया गया है। यहाँ पर प्लस जो आवेश दिख रहा है आपको, तो ये क्यों आवेश है, क्यों आवेश से आवेशित किया गया है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। तो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा ले लिया हमने। तो गोलीय कोष के केंद्र से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इससे आर दूरी पर बिंदु पी हो गया, और यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इस पी बिंदु से गुजरते हुए आर त्रिज्या की गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। इस पी बिंदु से गुजरते हुए हम एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, गोलीय गाउसियन पृष्ठ की। तो
गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग त्रिज्या रूप में होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा हर पॉइंट पर अलग अलग दिशा में होगी। मतलब यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग, हर दिशा में अलग अलग होगी। तो अब डायग्राम देख लेते हैं। तो ये आर त्रिज्या का गोला हो गया जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है और ये सिग्मा इसका पृष्ठीय घनत्व हो गया और ये पी बिंदु हो गया जो इसके गोले के केंद्र से आर दूरी पर स्थित है और ये गाउसियन पृष्ठ हो गया और ये ई वेक्टर की दिशा हो गई इस पी बिंदु के लिए। इस पी बिंदु के लिए ये बाहर की ओर ई वेक्टर की दिशा हो गई और ये इसका क्षेत्रफल सदिश हो गया ds वेक्टर। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, जब ये P बिंदु है ये इस गोले के बाहर स्थित हो, मतलब ये प्रेजेंट टाइम में इसके बाहर ही स्थित है, तो इस गोले के बाहर स्थित होने के लिए r ग्रेटर देन r हो गया, मतलब ये r दूरी है इस r से ज़्यादा है। तो अब देखते हैं गोलीय कोश का पृष्ठीय आवेश घनत्व। इस गोलीय कोश का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr², मतलब आवेश बटे हुए क्षेत्रफल। तो इस गोले का क्षेत्रफल हो गया 4πr²। तो अब देखते हैं क्यू का मान निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, 4πr² सिग्मा हो गया। अब बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स देखते हैं। तो फाई इक्वल टू क्लोज समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो अब यहाँ पर हम डॉट को हटा देते हैं, कोस थीटा आ गया और इन दोनों के मध्य थीटा का मान 0 डिग्री। अभी बताया था कि क्षेत्रफल सदिश और ई वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा का मान 0 डिग्री हो गया। तो फाई इक्वल टू ई ds कोस थीटा 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री रख दिया, 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर बचा क्या, ई ds ई को बाहर ले लिया क्योंकि इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि कि क्षेत्रफल में चेंजमेंट हो रहा है। ये अल्पांश क्षेत्रफल है और हमें पूरे क्षेत्रफल के लिए निकालना है। तो यहाँ पर इसका समाकलन कर दिया, समाकलन करने के बाद यहाँ पर पूरे क्षेत्रफल के लिए आ गया। तो पूरा क्षेत्रफल गोला है तो गोले के लिए हम 4πr², इसका पूरे का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 4πr² होता है। तो गाउस नियम से क्या था, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमने क्यू का मान रख दिया। क्यू का मान रखने के बाद यहाँ रखो या मत रखो कोई बात नहीं, समीकरण 2 और 3 को हम इक्वल कर देंगे। तो समीकरण 2 को और 3 को, तो समीकरण 2 में क्या था, ई इंटू 4πr² और समीकरण 3 में था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इन दोनों को हम इक्वल रख दिया और यहाँ से ई का मान निकाल लिया और यह हो गया 1/4π एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन r²। तो यहाँ तो के का मान है तो इसे के रख देंगे और के क्यू अपॉन r²। समीकरण 1 से मान रखने पर अभी हम इसमें समीकरण 1 से क्यू का मान रख देंगे। तो क्यू का मान था समीकरण 1 से 4πr² सिग्मा। तो यहाँ पर हम क्यू का मान रख दिया 4πr² सिग्मा। तो के 4πr² सिग्मा r²। तो अब के का मान यहाँ पर वापस रख दिया 4π एप्सिलॉन नॉट। तो 4π से तो 4π कट गया और बचा क्या, सिग्मा r² एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये ई वेक्टर इसकी गोले के लिए, मतलब अगर पी बिंदु इस गोले के बाहर स्थित हो तो उसके लिए आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सिग्मा r² एप्सिलॉन नॉट r²। जब बिंदु पी गोले की सतह पर स्थित हो, मतलब ये पी बिंदु इस गोले की सतह पर यहाँ पर स्थित हो, तो उसके लिए अब देखेंगे हम विद्युत क्षेत्र। जब r इक्वल टू r, मतलब कैपिटल R और स्मॉल r दोनों बराबर हो, तो यहाँ पर हम अब कैपिटल R और स्मॉल r दोनों बराबर हो तो इस समीकरण में हम यहाँ पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे। तो इस स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R रख दें या यहाँ पर रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r²। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या यहाँ पर देख लो यहाँ पर रख दिया हमने कैपिटल R। तो r² से r² कट गया, बचा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर बचा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या तो ये लिख सकते हैं या यह लिख सकते हैं इसके लिए, जब r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो। अब देखते हैं हम जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, मतलब r कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r, जब ये P बिंदु इस गोले के अंदर यहाँ पर स्थित हो या यहाँ पर स्थित हो,
मतलब इस गोले के अंदर स्थित होना चाहिए, पृष्ठ पर भी स्थित नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए देखेंगे हम, गोलीय कोष के अंदर स्थित बिंदु P पर उपस्थित आवेश शून्य होता है, अर्थात गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश शून्य होता है। मतलब इस गोलीय कोष के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, उसके अंदर हमेशा आवेश शून्य होता है। गोलीय गाउसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश शून्य हो गया। तो गाउस नियम से अब देखते हैं फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर तो फ्लक्स होगा ही नहीं, क्योंकि आवेश ही उपस्थित नहीं है। अगर आवेश का मान 0 हो गया तो इसे फ्लक्स का मान भी 0 होगा। तो इसे यहाँ पर फ्लक्स का मान 0 हो गया। अतः फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4πr², ये डी एस का पूरे का मान हो गया। समाकलन करेंगे तो 4πr² गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। तो अब समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। समीकरण 1 में तो फाई का मान 0 था और यहाँ पर ई इंटू 4πr² हो गया। तो ई इंटू 4πr² इक्वल टू भी 0 हो जाएगा इन दोनों समीकरणों को इक्वल करने पर। तो यहाँ पर ई का मान हो गया 0, क्योंकि इसको 4πr² को यहाँ इस साइड में भेज देंगे तो ये 0 हो गया पूरा। तो ई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर गोले के अंदर देखते हैं हम विद्युत क्षेत्र का मान, तो यहाँ पर 0 होता है। मतलब गोले के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर आवेश ही उपस्थित नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र कहाँ से बनेगा। विद्युत क्षेत्र आवेश के कारण ही तो बनता है, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर नहीं बनेगा। और गाउसियन पृष्ठ के गाउसियन पृष्ठ के अंदर भी आवेश शून्य हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ। जब अंदर स्थित हो तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, मतलब इस रेखा पर होता है, मतलब 0 हो गया। जब R लेस देन कैपिटल R हो गया, जब R इक्वल टू R होता है तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, मतलब ये लगातार बढ़ता जाता है। और जब E आउट मतलब बाहर के लिए देखते हैं, जब P बिंदु गोले के बाहर स्थित होता है तो ये 1/r², मतलब इसके समानुपाती हो गया 1/r² के, या r² के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जैसे जैसे ई आउट का मान बढ़ेगा तो r का मान घटेगा, और अगर r का मान बढ़ेगा तो ई आउट का मान घटेगा। जैसे जैसे देखते हैं हम r का मान बढ़ रहा है तो वैसे वैसे ई का मान घट रहा है। तो ये हो गया इसका ग्राफ। तो समरूप आवेशित गोलीय कोष में दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र, तो ये समरूप आवेशित गोलीय कोष में दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन देख लिया हमने। तो इससे आगे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।